मेरा पति हर इतवार को मुझे दुल्हन बनाता और बहुत ही छोटे कपड़े पहनने के लिए देता। उन कपड़ों में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक। अब सुनिए मेरी कहानी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति अमन शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने वो शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से अमन की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वो कहने लगा कि जो कपड़े मैंने अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वो कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल और कीमती किस्म का ड्रेस था। मैंने कहा, अमन ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है। अमन कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने के लिए अमन को क्या ज़रूरत थी। मेरी शादी पर अमन ने एक जोड़ी कपड़े ही लिए थे। कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी और अब बहरहाल मैंने वो ड्रेस पहन ली थी। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस शॉर्ट ड्रेस में तो मेरे हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो अमन मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और फिर ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी तारीफों पर मैं चुप हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी। मेरे बालों को खोलकर कंघा किया और अलमारी से बड़ी सी शॉल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर अमन ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगे, ये क्या कर रही हो? कीमती शॉर्ट ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अमन यूं तो बाहर नहीं जा सकती। आप खुद देखो, ये ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी है। फिर इसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना या लेना ना बराबर है। अमन कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो। वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में अमन के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वो फ़ोन पर कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझे कहने लगा कि चलो ड्राइवर आ गया है। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ भी ऐसे ही घराने से था और मैं जानती थी मेरा पति कोई लाड साहब नहीं है। अमन के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात थी। उसने मुझे कह दिया था कि इसकी तनख्वाह बस इतनी सी है कि महीना बाद ख़त्म हो जाएगी, और मैंने भी कोई ऐतराज़ ना किया था। शादी के उन दिनों में अमन से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वो अकेले ही रहते थे, छोटे से फ्लैट में। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। अमन मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनाई और कुछ महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब अमन की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस लाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफ़ी सारे सूट बिल्कुल नए थे। मैं उनमें से ही कुछ पहन लेती, लेकिन वो एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाए थे। कम से कम इसकी कीमत 10 से 15 हज़ार थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? बहरहाल अमन के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। हॉर्न देते से ही फौरन चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थीं और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बहुत ही ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसी कि दावतों पर होती है। अमन मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन्ज में ले गया। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और इस पर सितम ये कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। ये कैसी दावत थी जहाँ पर मर्द ही मर्द थे, औरत नहीं? और अगर सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर अमन मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? उन हट्टे खट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल अमन के साथ साथ ही रही। मैंने कहा, अमन यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वो कहने लगे, ये सब शादीशुदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती हैं?
मुझे अपने साथ लिए वो अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अमन ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वो मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं देखकर पीछे हटी थी। ये कौन सा तरीका था? फिर मुझे अमन के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब घूरती नजरें थीं सबकी। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब सी बेबाकी सी थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगना महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैन होने लगी थी कि फौरन से इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहां इस वक्त 5 मर्द थे। पांचों के हाथ कांच के गिलासों में ब्राउन रंग की शरबत था, जबकि आंखें न जाने किस जज्बे की तरफ गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं घबराई हुई थी, इसलिए अमन के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, अमन, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आएं। अमन कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियां लड़कों की महफिल में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे खुले में मिजाज की लड़कियां पसंद है जो हर महफिल में जा सकें और इंजॉय कर सकें। इसलिए ये डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो अमन का रवैया देखकर ही हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती, अमन का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई और बाकी दोस्त सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाएं, उन सब की भी शादी हो जाएगी तो इन सब की बीवियां भी आ जाएंगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं है तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें? हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वो अमन से कहने लगा, आओ अमन, डाइनिंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। अमन का हाथ जोर से पकड़कर डाइनिंग रूम की टेबल तक पहुंची थी, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और अमन के साथ यहाँ टेबल पर बैठ गई। अमन के बाकी के दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। इसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वो मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी, ये भी खाकर देखिए और ये भी खाकर देखिए। खाना सच में बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से अमन की तरफ देखा, जो इस वक्त मुझे एक के बजाय 4-4 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, अमन, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, हाँ चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए अमन की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था कि मुझे अपने बेहोश होने में। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर पूरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से ही अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी इसी शॉर्ट ड्रेस में थी। अब मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभन हो रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मेरे साथ न दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की लहर उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दुखते वजूद को बैठकर सिरहाने से टेक लगाने से मजबूर किया। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां मैं चूड़ियां पहनी हुई थी वहां पर खरोच और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। अभी ठीक से अपने होश हवास में भी नहीं आई थी कि जब अमन बड़े खुश होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। बहुत खुश लग रहा था। मुझे कहने लगे, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं अमन, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वो बेफिक्रमंद होने की बजाय मुस्कुराने लगे। कहने लगे, रात तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। अमन काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ, फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि उन कई दिनों में तो अमन ने भी मुझे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिलसिला रोज ही चलता रहेगा। अगली बार फिर मुझे अमन ने नई ड्रेस लाकर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में जाना है। और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया।
इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा खुलकर होने लगे। भाभी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। अमन तो बड़ा खुशनसीब है कि आप जैसी बीवी मिली है। मुझे अमन के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वो ढीठ बनकर हंसने लगा। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही अमन से कहूंगी कि मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे आदमियों के इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी। फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि अमन बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। मेरी हर रोज की मेरी ख्वाहिश कैसे पूरी कर रहा था। घर आते हुए वो रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ लेकर आता था। मुझसे कहता था कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की। मुझे अमन की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है। मुझे भी अच्छा लगता है मैं आपके लिए खाना बनाना, आपके काम करूं। कहने लगा कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो, इसे निखार कर रखो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरे हाथ थामे वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें कहते थे कि जानती हो तुम्हें पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते करवाने वाली के जरिए से हुआ था। मैंने तो पहले कभी अमन को नहीं देखा था। मैंने कहा कि क्या मतलब। मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देख कर के ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैं तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम किया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो, ये सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगा, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाले को निकलते देखा। फिर मैंने उससे कहा कि अगर वहां मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। वो मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अमन की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे अपनाने के लिए उसने इतना पापड़ बेले थे। मेरे दिल में अमन की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे अमन ने फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी तो मैंने कहा कि नहीं अमन, मुझे आपकी किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से भी मरहम हो जाती हूँ। और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारना है, आप जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। अमन बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरी बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने इसे कही थी। लेकिन अमन का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वो मेरी आंखों में देखकर बड़े गुस्से से कह रहा था, मेरी छोटी बहन की मंगनी थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ लेकर के चली गई। वही मेरी मुलाकात अमन के साथ दोस्तों से एक दोस्त से हो गई। वो बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी, इस बार हमारे घर आए तो अपनी बहन को भी जरूर लाना। ये भी आपकी तरह बड़ी कमाल की है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी इसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने की? मेरा लहजा इतना तेज हो गया तो आसपास सुनने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। ये देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुझे? हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तू इस काबिल नहीं है कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा, क्यों? सच बहुत चुभ रहा है। तेरी जो औकात है और मुझसे तमीज की बात कर रही है। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। इस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ कहने लगे कि अगर इस शख्स ने
आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आस्तीन चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही चाहा इसका मुंह तोड़वा दूं। इस आदमी को औरत से बात करने की तमीज तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर अमन को इसकी हरकत बताऊंगी। वो लोग कितने बदतमीज हैं और वो हर इतवार मुझे जबरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि मैं वहाँ खड़े नौजवान पर इस आदमी को अच्छी खबर लेती, वो कहने लगा ये बाजारू औरत है जिसमें फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मैंने ये सुना था कि मेरे होश उड़ के रह गए थे। मैंने कहा ये बकवास कर रहा है। ये सुनकर कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वो भी तब जब भी तुम जानती होगी वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात इस आदमी ने मुझे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना इतवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हें हमारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उसकी बात पर यूं फत्तर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रें से देखते हुए वहाँ से चले गए। वो आदमी गुस्से से भरा पड़ा था, मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाजार से बाहर ले गई। कहने लगी दीदी ये सब क्या बकवास कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा था। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वो फट जाएगा। मुझ में अजीब सी बेहोशी होने वाली थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले गई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फ़ौरन से अपने घर चली गई। घर गई तो अमन का मूड बहुत ख़राब था। कहने लगा रह लिया अपनी माँ के घर, अब अगर तुम्हें मायका रहना है तो रहो, पर वर्किंग डे में जाकर रहना। एक इतवार की तो छुट्टी मिलती है, मुझे वहाँ भी तो मेरा मूड बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं कुछ भी कहती वो गुस्से से मुझ पर ही चढ़ता। इस बार जब वो मुझे अपने दोस्तों के घर लेके गया तो उस वक्त इसका वो दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया मैं फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई। मुझे वो खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हलक में उंगली डालकर उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। अमन ने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गए, मुझे बेड पर लिटा दिया। वो अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। अमन कहने लगा कि इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। जो हज़र तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो वो अब बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं। मुझे क्या फ़ायदा हुआ। इसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम उसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरे इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है। इस गंदी नज़रों से बचने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। ये कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। ये सुनकर वो सब घबरा गए थे। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूँ बैठता देखकर अमन और बाकी आदमियों की भी रंगत उड़ गई। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि इसे खूबसूरत लड़की चाहिए, इसलिए कि जिसे वो कैश करके पैसा कमा सके। अमन जेल में बंद था और इसी दौरान मैंने तलाक का मुकदमा कर दिया था। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वो करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करें कि कोई कहीं अमन जैसा आदमी उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको सबको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके।